हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें सूरज किरण का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उसकी पिक्स वगैरह बना रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वैसे ही हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो के पॉप स्टार होता है और उनके बैंड का नेम इक्लिप्स होता है। और उनके बैंड में 4 ही लोग थे। चारों भाग कर कार में आकर बैठते हैं क्योंकि वो लेट हो रहे थे जहाँ पर भी उन लोगों ने जाना था। और अभी अभी उन्होंने डेब्यू किया था। डेब्यू के बाद उनका ये पहला इंटरव्यू होने वाला था। अब सूरज गहन को ही लेकर बात चल रही होती है कि आज देखना कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा समझो कि मिरेकल ही हो जाएगा। अब ये तो हमें आगे जाकर पता लगेगा कि ऐसा भी क्या होने वाला है। इक्लिप्स के सभी मेंबर्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते साथ ही संजय तो खुश होकर अपने मेंबर्स के साथ अंदर जा रहा होता है, पर उनमें से तो एक मेंबर वहीं पर रुक गया था। उसकी नजर एक लड़की पर जाती जिसका नाम यूरी होता है और वो तो यूरी का बहुत बड़ा फैन था। उसे कहने लगता है कि क्या मैं आपको अपनी विश के बारे में बता सकता हूँ। अब जो पर्सन उसके पास खड़ा हुआ था वो कहने लगता है कि तुम ये चीज यहाँ पर नहीं कर सकते हो, पर यूरी उसे रोकते हुए कहने लगते है कि कोई बात नहीं, ये मेरा फैन है तो मैं इसकी विश भी पूरी करूंगी। ये बात कहकर वो उसे पूछने लगते है कि तुम अपनी विश बताओ, तुम्हारी विश क्या है। इन होंग भी अपनी बैग पर उनसे साइन करवा लेता है, उनके सिग्नेचर ले लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने बाकी मेंबर्स के साथ भागकर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग डिफरेंट लोगों से बात करने वाले थे। और हॉस्पिटल में हमारी फीमेल लीड इमसोल दिखाई जाती है जिसकी मॉम उसका ख्याल रख रही होती है, पर इमसोल बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती अपनी मॉम की बातों का और ना ही कुछ बोल रही होती है, जैसे कि वो बोल ही ना सकती हो, बस विंडो के बाहर ही देखी जा रही होती है। अब पास में रेडियो भी लगा हुआ था तो उसकी मॉम पूछने लगते है कि क्या तुम रेडियो के साथ बिल्कुल ठीक हो। और रेडियो पर कुछ और नहीं लगा हुआ था बल्कि इक्लिप्स की ही बातें चल रही होती हैं। उन्हीं का इंटरव्यू वहाँ पर लाइव चल रहा था, पर सोल तो किसी भी बात का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती। ना वो ये कहते हैं कि रेडियो को बंद कर दो, ना ये कहते हैं कि रेडियो को चला दो। तो उसकी मॉम भी उसके पाँव के नेल्स को कटिंग करी होती और इसी में वो गलती से ज्यादा काट देती जिसकी वजह से ब्लड निकलने लग जाता है। ये देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हो। जैसे सोल की तरफ देखती है तो उसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था, जैसे उसे पता ही न लगा हो क्योंकि वो पैरालाइज थी। उसे बिल्कुल भी अपनी टांगे फील नहीं होती थी तो वो दर्द भी कैसे महसूस करती। इसीलिए जब सोल अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि बस मैंने थोड़ा ज्यादा काट दिया है, मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती और थोड़ी सी घबराई होती है। इसी में उनसे कांच की एक चीज नीचे गिरकर टूट जाती है, पर फिर भी वो वहाँ से चली जाती है कि इसको आकर बाद में उठाऊंगी। अब उनके जाने के बाद इमसोल भी उसमें से एक पीस को उठा लेती और जैसे वो अपने आप को इस चीज से मारने का सोच रही हो। और वैसे इधर का शो दिखाया जाता है जहाँ पर उनमें से एक मेंबर की तो कॉल पर किसी से बात हो जाती। अब की बार संजय की बारी आती है कि तुम्हें भी अब किसी से बात करनी होगी। उसके लिए एक नंबर भी मिला दिया जाता है। अब उस नंबर पर कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पर सोल को भी उसके मोबाइल पर कॉल आ रही होती है और सामने वाली पेशेंट कह रही होती है कि तुम्हें अपनी कॉल अटेंड कर लेनी चाहिए, पर सोल का बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि वो किसी की भी कॉल अटेंड करे। बस हाथ में ग्लास का एक पीस पकड़ कर बैठी हुई थी, पर बार बार सामने वाली पेशेंट के कहने की वजह से वो उस पीस को छुपा लेती और मोबाइल निकाल लेती है कॉल अटेंड करने के लिए। और जैसे उनकी कॉल अटेंड करती है तो इसे रेडियो से भी अपनी आवाज आती जिससे पता लग जाता है कि ये तो मुझे इक्लिप्स बैंड की तरफ से कॉल आई हुई है। अब ये तो उन लोगों से बात नहीं करना चाह रही होती और कॉल रखने वाली होती है तो होस्ट उसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। तो वो कहती है कि मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, अपने पास ही रख ले और मुझे वापस से कॉल ना आए। पर वो कहती है कि तुम्हें गिफ्ट तो सुन लेना चाहिए ना, तुम्हें क्या गिफ्ट मिलने वाला है। अब ये सुनने के लिए रुक जाती है कि ऐसा क्या ही गिफ्ट होगा। तो वो कहने लगते हैं कि आपके लिए हम शूज भेज रहे हैं। ये सुनते साथ ही उसे गुस्सा आने लग जाता और उन्हें बातें सुनाने लग गई थी क्योंकि वो थोड़ी ना शूज पहन सकती थी, वो तो अब चल भी नहीं सकती थी। तो वो कहते हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए आप खुद बता दें, बल्कि हमारे पास आपके लिए एक और गिफ्ट है। अगर आपको पिछले वाला नहीं चाहिए तो हम आपको इंडोर एक्सरसाइज बाइक भी दे सकते हैं। अब ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि दोनों चीजें टांगों से यूज होने वाली थी और कहने लगते हैं कि आप इस तरह लोगों को कॉल करके एम्बेरस करते हो, पता नहीं तुम लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है। अगर मेरी विश ही पूरी करना चाहते हो तो मुझे वापस से मेरी टांगे लुटा दो, मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ। पर नहीं, तुम लोगों को क्या फिक्र हो, तुम लोगों को बस लोगों का मजाक बनाना अच्छा लगता है। ऐसे रैंडम किसी को भी कॉल कर लेते और उनसे ऐसी बात कर देते हो जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और बहुत ही ज्यादा ये बातें सुनाने के बाद मोबाइल को फेंक देते और वहाँ स्टूडियो के लोग भी कह रहे होते हैं कि इस कॉल को कट कर दो। पर संजय सोल से बात करना चाहता था जिसकी बारी थी और कहने लगता है कि क्या मुझे सुन रही हो। ये बात सोल रेडियो से सुन रही होती और अपनी मॉम को आवाजें देने लगती है कि मॉम कहाँ पर हो। अब संजय को तो पता लग चुका था कि वो अभी तक इसकी बात सुन रही हो, तो कहने लगता है कि अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, तुम्हें जिंदा रहना भी चाहिए और जो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं मैं तो उन्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। आज का मौसम देखो कितना अच्छा है और कल शायद बारिश भी हो, बारिश के रुकने तक का वेट करना, उसके बाद भी जिंदा रहना और फिर से बारिश आने का वेट करना। क्या पता तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा आ जाए जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर इस और रोने लग जाते हो। वैसे उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जिसको रोते हुए देखकर अपने सीने के साथ लगा लेती है कि सोल तुम्हें क्या हुआ है। पर सोल कुछ भी नहीं बोल रही होती, बस रोई जा रही होती है क्योंकि वो जीना तो चाहती नहीं थी पर अब उसे जीने की कोई उम्मीद मिल चुकी थी। अब वो इक्लिप्स बैंड की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी और सबसे ज्यादा
सियोंजे उसे अच्छा लगता था, इसीलिए उसने पूरे कमरे में बस उसी की पिक्स लगा कर रखी थी। और जब सोई होती है तो उसकी ग्रैंडमा उसके फेस पर पेंटिंग वगैरह कर रही होती है, वो भी लिपस्टिक के साथ। अब इसको तो अलार्म से होश आती है और ये अलार्म बंद करने के बाद जब टाइम देखती तो कहने लगती है कि जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसकी कॉल अगर आनी होती तो पहले से आ जाती, अब कहीं आएगी। पर जैसे अपनी ग्रैंडमा को देखती है तो डर सी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने फेस का भी बुरा हाल बना कर रखा हुआ था। तो पूछने लगती है कि ग्रैंडमा आपके फेस पर क्या हुआ है, पर ग्रैंडमा को तो कुछ पता ही नहीं होता वो क्या कर रही है। वो तो बस सोल को खुश होकर देख रही होती है। सोल भी उनके हैंड में अपनी वॉच देखकर उनसे कहने लगती है कि ये वॉच आपने कैसे निकाली, और अपने बॉक्स को देख रही होती है जिसमें वॉच पड़ी हुई थी और उनसे लेने भी लगते हैं। पर ग्रैंडमा उसे वॉच नहीं दे रही होती बल्कि उसके आगे के भाग रही होती है, और सोल उनके पीछे पीछे अपनी व्हील चेयर से लगी होती है कि मेरी वॉच मुझे वापस कर दे, और अपनी मॉम से भी इतनी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मॉम मेरी वॉच मुझे वापस लेकर दे। पर उसकी मॉम किसी की भी साइड नहीं ले रही होती। वैसे इसका भाई वापस आ जाता तो अपने भाई को देखकर कहने लगती है कि ओपा ग्रैंडमा से मुझे वॉच वापस लेकर दे, पर उसके भाई को भी इसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहाँ से चला जाता है। अब फिर से सोल अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मॉम वो वॉच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रैंडमा से लेनी होगी वरना वो खराब कर देंगी। मॉम उसकी बात मान लेती है और कहती है कि अच्छा रुको, और उन्हें तो अपनी मॉम का पता होता है कि वो किस तरह मानने वाली है। एक चीज का लालच देती है और उसी लालच में वो उसके हैंड से वॉच भी उतार लेती है, सोल को दे देती। और अभी तक बस अपनी मॉम के साथ बातें लगी हुई थी। सोल तो अपनी वॉच को देख रही होती है और कह देती है कि इस वॉच के लिए मैंने $3000 दिए थे। ये सुनते साथ उसकी मॉम हो जाती कि तुमने कितने पैसे लगाए थे, तो कहती है कि मॉम वो तो जुबान फिसल गई थी, मैंने तो 300,000 वॉन लगाए हैं। और फिर कंसर्ट के बारे में भी बताने लगती है कि आज मेरे फेवरेट ग्रुप का कंसर्ट होने वाला है, वो भी इतने सालों के बाद उनके डेब्यू के। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम उनकी सच में लॉयल फैन हो, तो वह कहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है। और हमें सियोंजे दिखाया जाता है जिसके पीछे पीछे सीईओ मिस्टर किम होते हैं और उसे मना रहे होते हैं कि तुम्हें मूवी में भी काम कर लेना चाहिए और यहाँ से भी रिटायर नहीं होना चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे कोई भी काम नहीं करना, मैंने बोल दिया ना। तो वह कहते हैं कि क्यों नहीं करना तुमने काम, बस ये वाला काम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें वेकेशंस दे दूंगा। तो वह कहता है कि मैंने कब बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे काम ही नहीं करना। पर वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। और सोल दिखाई जाती जो ऑनलाइन भी काम करती होती है, वो अपने क्लाइंट का काम कर रही होती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें यही काम इसी टाइम पर देना था। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं ही तुम्हारे पास एक क्लाइंट हूँ, वरना मैं किसी और से काम करवा लूंगी अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, असल में वो इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि कॉन्सर्ट भी होने वाला था और कॉन्सर्ट से पहले इसको अपना काम याद आ गया। अब ये उसके दिए हुए काम को कंप्लीट कर लेते और जैसे काम को कंप्लीट करने के बाद उसकी कॉल को कट कर दिया तो टाइम देकर हो जाती है कि मैं लेट हो गई हूँ। जल्दी से जाने तो लगती है पर इंपॉर्टेंट चीजें तो वहीं पर भूल कर जाती थी। कॉन्सर्ट में जो भी चीजें चाहिए होती है वो सब भी अपने बैग में रख लेती है और साथ में कॉन्सर्ट की टिकट को भी पकड़ लेती है क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब जा रही होती है तो सियोंजे को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अब इसी तरह हिप्नोटाइज करते रहोगे, पर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच कहकर उसके कॉन्सर्ट के लिए निकल गई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ह्योन जो इसे पिक करने के लिए आती और लेकर जा रही होती है, तो ये भी उसको जाते हुए बता रही होती है कि पहली बार मैं उसको लाइव देखूंगी और थैंक्स तुम मुझे छोड़ने के लिए जा रही हो, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी होती हो। ह्योन जो भी उसकी बातों के बाद उसको उसी स्कूल की बुक देने लगती है जहाँ पर सियोंजे पढ़ता था। अब उस बुक को देखने के बाद तो सोल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो बताते हैं कि ये मेरे भाई के फ्रेंड के पास थी तो मैंने उसी से लिया तुम्हारे लिए। तो सोल कहने लगती है कि तुम्हें पता ना ये भी उसी स्कूल से पढ़ा है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, पर देखो मेरा ध्यान तो पता नहीं कहाँ पर था, मैंने इस लड़के को क्यों नहीं देखा, मुझे सियोंजे की उसी टाइम पर फैन गर्ल बन जाना चाहिए था। देखो ना ये स्कूल में भी कितना हैंडसम हुआ करता था क्योंकि इसे इसकी क्लास के बारे में भी पता था, पूरी रिसर्च इसने की हुई थी। और कहते हैं कि बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में तो पढ़ता था, पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारा ध्यान उस पर कैसे जाता, तुम्हारा ध्यान तो किसी और पर था ना। तो वह कहती है कि किस पर। अब अपनी फ्रेंड की देखने की नजर से ही समझ आते हैं कि ये किसकी बात कर गया, पर उसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता कि सोल का क्रश कौन हुआ करता था। पर उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उसकी कुछ लड़कों से फाइट हुई और बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था जिसकी वजह से वो स्कूल से चला गया, अब नहीं पता कि वो कहाँ पर होता है। सोल उसकी सारी बातें सुनकर पूछने लगती है कि क्या मैं इसकी पिक को निकाल सकती, तो वो कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए तो लेकर आई हूँ, इसके साथ जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता। अब इसके बाद वैसे दिखाया जाता है कि सोल कंसर्ट के लिए पहुंच गई थी जहाँ पर काफी लोग आए हुए थे और अभी कंसर्ट स्टार्ट होने में काफी टाइम रहता था। वहाँ पर सोल अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही होती है। फाइनली जैसे उसको अपनी फ्रेंड मिलती है तो दोनों साथ में पहले तो टिकट की पिक बनाते और फिर वहाँ पर पड़े सभी स्टैंड्स वगैरह के साथ भी पिक्स बना रही होती हैं। अब सोल जो अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगती है वैसे ही वो वहाँ पर कुछ टॉक्सिक फैन गर्ल्स की बातें सुन रही होती है जो ग्रुप के चारों मेंबर्स के बारे में बात कर रही होती है। सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा सियोंजे पर होता है, कहने लगती है कि अगर वो एक्टर ही बनना चाहते तो उसे तो बैंड को लीव कर देना चाहिए ना, इस तरह ड्रामे करने की क्या जरूरत है। उसकी बातों को सुन सुनकर सोल को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगती है कि ब्रेकअप और बाकी जो भी रूमर्स होते हैं वो इन्हीं की वजह से फैलती हैं। ये लोग अपनी तरफ से कुछ भी बना लेते हैं और लोग इनकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं क्योंकि सियोंजे अपने फैंस के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये लोग ऐसे उसके बारे में बुरा सोचते रहते। इतने में सोल
को इंटरव्यू वालों की तरफ से कॉल आती है। वो लोग इसे अभी ही इंटरव्यू के लिए बुला रहे होते हैं। सोल को तो काफी खुशी होती है कि उसको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो कहते हैं कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अभी इस टाइम पर कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता है ना 2 घंटों में कंसर्ट स्टार्ट होने वाला है। तो वो कहती है कि मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस कंसर्ट से पहले ही वापस आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में अंदर जाएंगी। तो वह कहती है कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। अब सोल इंटरव्यू के लिए निकल चुकी थी और इधर हमें सियोंजे दिखाया जाता है जो बाकी मेंबर्स के साथ कंसर्ट पर जाने के लिए तैयार हो गया था और यहाँ पर रेडी वगैरह होने के लिए भी आ जाता है स्टेज पर जाने के लिए और बाकी मेंबर्स उसी को देख रहे होते हैं। और सोल इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पर जब पहुँचती है तो उस जगह को देखकर काफी खुश हो रही होती है, पर देखते हैं कि यहाँ पर तो 2 फ्लोर्स हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज होता है, यहाँ पर तो एलिवेटर भी नहीं है। वैसे वहाँ पर एक लड़का देखकर इसे आ जाता है, पूछे लगता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। ये सुनते हुए कहता है कि अच्छा, पर वैसे इसकी व्हीलचेयर को देख लेता है, जिसे देखते साथ ही से हो जाता है कि अब क्या होगा। और वो ये बात सोल से कह भी नहीं पा रहा होता और जिसने इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसने सोल को बहुत ही ज्यादा प्यार से रिजेक्ट कर दिया था। कह लगता है कि हमारे यहाँ एलिवेटर नहीं है और काम ज्यादातर ऊपर और नीचे जाने से होता है, तो सॉरी हम आपको नहीं रख सकते। अब सोल दिल टूटे के साथ बाहर तो आ जाती है, पर अपने आप को खुद ही कम्फर्ट करने के लिए कहने लगते है कि अगर मैं बिल्कुल ठीक होती और चल पाती तो इन लोगों ने मुझे पक्का सिलेक्ट कर लिया था, पर अब मैं चल नहीं पा रही ना, इसी वजह से मैं यहाँ से रिजेक्ट हुई हूँ, वरना कोई रीजन नहीं है। पर अपने आप को ये बात समझाती तो है, पर फिर भी अंदर ही अंदर उदास भी होती है। अब कंसर्ट के लिए जल्दी से बस ले लेती और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो लेट हो रही थी और इसकी फ्रेंड का भी इसे मैसेज आ रहा होता है कि बस गेट ओपन ही होने वाला है अंदर जाने के लिए, तो मैं जल्दी पहुंचना होगा। अब ये फाइनली जब पहुंच ही जाती है तब पता लगता है कि गेट तो बंद हो चुका था। अब इसे अंदर जाना होता है तो वहाँ के स्टाफ को अपने पास बुलाकर उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। वो इसकी हेल्प करना तो नहीं चाहती थी, पर सोल भी ऐसे बहाने लगा रही होती है जिससे वो सोच ही लेते हैं कि मुझे इसको अंदर लेकर जाना चाहिए। सोल कहने लगते है कि भाई बहुत सर्दी है, मुझे अंदर जाना है। तो वो फाइनली मान चुके तो कहने लगते है कि अपनी टिकट दिखाओ, फिर मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगी। तो सोल जैसे उसको टिकट दिखाने लगती है पता लगता है कि उसके पास तो वो टिकट ही नहीं है। तो याद आता है कि वो तो बस में ही गिर गई होगी जब मैंने कार्ड निकाला था। अब इस बात से सोल उसका कंसर्ट लाइव देखने से रह जाती है और कंसर्ट भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सभी मेंबर्स आ जाते हैं और सियोंजे भी आकर सिंगिंग कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग को बाहर से बैठकर सोल एंजॉय कर रही होती है। कुछ उसको बातों की उसकी समझ नहीं आ रही होती है, पर उसे ये पता लग रहा होता है कि अभी इस टाइम पर सियोंजे बोल रहा है। और जैसे वो सिंगिंग करना स्टार्ट होता था तो ये भी अपना बाहर से फुल एंजॉय कर रही थी, जैसे सच में वो उसके लाइव कंसर्ट को देख रही हो। पर जैसे ही सियोंजे सभी ऑडियंस को बताता है कि मैं वो वाला सॉन्ग सिंग करने वाला जो हमने अपने डेब्यू के टाइम पर किया था, ये कहकर सिंगिंग करने के लिए बैठ गया था। सोल भी उसकी सॉन्ग लिस्ट में देख रही होती है, कहने लगती है कि ये तो सॉन्ग था भी नहीं, पर वो सॉन्ग सुनने में बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है। सोल भी उसके सॉन्ग को एंजॉय कर रही होती है। जैसे ही कंसर्ट एंड होता है तो स्नो होना भी स्टार्ट हो गई थी। स्नो को देखकर कहने लगते है कि सियोंजे भी इस स्नो को एंजॉय कर रहा होगा ना। अब यही सोचते हुए ये भी स्नो को एंजॉय करने लगती है और वहाँ से निकल तो रही होती है, पर तभी एक पर्सन के लगने की वजह से इसका मोबाइल नीचे गिर जाता और नीचे गिरकर टूट गया था और ना ही चल रहा होता है। और इधर हमें सियोंजे दिखाया जाता है जो चेंज वगैरह करने के बाद जैसे बाकी मेंबर्स के पास आता तो एक को तो सियोंजे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है, क्या तुमने एक बार भी हमसे बात करने का नहीं सोचा और खुद से ही सोच लिया कि तुम यहाँ से चले जाओगे। सियोंजे उसे कुछ भी नहीं कह रहा होता, बस चुप करके उसकी बातों को सुन रहा होता और उसकी मार को भी खा रहा होता है और फिर लास्ट में बस यही बात कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सभी मेंबर्स चुप करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं और सियोंजे अपने कुछ सोच रहा होता, अभी तक ये नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हर चीज को क्यों छोड़ना चाहता है। और तो सो दिखाई जाती जो कंसर्ट देखे बगैर ही जब वापस जा रही होती है तो उसकी व्हीलचेयर भी चलना बंद हो जाती है। पता नहीं उसको क्या इशू होता है। तो कहने लगती है कि अब तुम मेरा साथ ना छोड़ो, आज इतना बुरा दिन है क्या, पहले मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मोबाइल खराब हो गया, अब तुम भी खराब हो गई हो और ना ही मेरा इंटरव्यू पास हुआ। अब इन्हीं बातों को याद करते हुए रोने लग जाती और ऊपर से स्नो भी हो रही थी जिससे इसे सर्दी लगने लग गई थी और कांप रही होती है। वैसे ही वहाँ से सियोंजे गुजर रहा होता है। अब वो अपनी कार को रुकवाकर अम्ब्रेला लेकर जब बाहर आता है तो सोल उसे देख रही होती है कि ये कौन आ रहा है और वो जैसे सोल के पास आकर अम्ब्रेला अपने फेस से ऊपर करता तो सोल उसे देख कर बिल्कुल शौक की शौक रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि सियोंजे उसके सामने खड़ा हुआ है। सियोंजे आते साथ उसके ऊपर अम्ब्रेला भी करता है जिससे वो बस सियोंजे को ही देख रही होती है और अपने आप से कहने लगती है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, मुझे बताना चाहिए कि मैं इनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। पहले तो वो अम्ब्रेला के लिए थैंक्स कहती और फिर फाइनली बोल देती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जब से आपने डेब्यू किया तब से। तो सियोंजे उसे कहने लगता है कि तुम्हारे हेयर बैंड से पता लग रहा है कि तुम मेरी फैन हो। उसे तो हेयर बैंड का याद ही नहीं होता और बताने लगती है कि ये नेम मेरे क्लब का नेम है और उसके हेयर बैंड पे नेम लिखा हुआ था कि सियोंजे को पकड़ो और उसे लेकर भाग जाओ। तो सोल बताती है कि इस क्लब को मैं ही हैंडल करती हूँ। उसके तो फेस पे स्माइल आ जाती इसके नेम को ही पढ़
कर। तो सोल कहने लगती है कि मैं आपको हर चीज के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ, मैं ही नहीं बल्कि सभी फैंस आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। अब ये इसके हाथों को देखता है जो ठंडे हो रहे होते हैं और पता लग रहा होता है कि इसको सर्दी लग रही है, तो इसलिए अपने वाला ही वार्म पैक इसे दे देता है। सोल तो यकीन ही नहीं कर पा रही होती कि ये उसके साथ सब क्या हो रहा है, तो वो भी इसको अम्ब्रेला देने लगता है, कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। अब सोल पहले तो सियोंजे को बस देख रही होती है, फिर उससे अम्ब्रेला पकड़ लेती है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जो तुम्हें लेने के लिए आए, तुम यहाँ से कैसे जाओगी? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें राइड दे सकता हूँ। अभी ये बात सुनकर ये खुशी हो रही होती है, वैसे वहाँ पर इसकी फ्रेंड की एंट्री हो जाती है, जिसको देखते ही इसे गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगते है कि मेरी फ्रेंड आ गया तो मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। पर सियोंजे इसके पास ही झुककर इसके सामने बैठ जाता है। तो ये भी इसे कहने लगती है कि मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ, अभी मेरे पास है तो नहीं कुछ देने के लिए, पर जो है वही देना चाहती हूँ। ये कहकर एक ग्लास की छोटी सी डिब्बी सियोंजे को दे देती है। अब ये वापस घर पर आ चुकी थी और घर पर आने के बाद मॉम से उस पर्सन के बारे में पूछी होती है जिसने इसको एक्सीडेंट से बचाया था, पर इसकी मॉम कहने लगती है कि वो बात तो काफी पुरानी हो चुकी है। और उसकी मॉम के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ तो सियोंजे से छुपा रही थी और कहने लगती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं और तुम इस चीज को सोच ही क्यों रही हो। अब सोल अपने रूम में वापस आ जाती है, उसके दिए हुए अम्ब्रेला को साफ करती, उसे भी रख लेती और वार्म पैक को भी अपने पास उन चीजों में रख लेती जो उसके पास पहले से ही सियोंजे की थी। अब वो सियोंजे की वॉच को देख रही होती है, उसे अपने हाथ में पहन भी लेती है, पर वो उसकी कलाई से काफी बड़ी होती, तो कहने लगती है कि उसकी कलाई क्या इतनी बड़ी है। और फिर उसकी फ्रेंड जो लाइव उसके कंसर्ट को देखा था उसकी सारी पिक्स वगैरह सोल को भेज देती। सोल तो सियोंजे की पिक को देखकर इतनी खुश हो रही होती है कि उसे दोबारा फिर से उससे एक बार प्यार हो जाता है। और इधर सियोंजे दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर मिस्टर किम की कॉल आ रही होती है और वैसे ही पास में दिखाया जाता है कि बहुत सी मेडिसिन वगैरह भी पड़ी हुई थी और ये सियोंजे का ही रूम होता है क्योंकि इसमें सोल की दी हुई चीज भी पड़ी हुई थी। अब सियोंजे अपनी बालकनी में आकर खड़ा होता है, वैसे ही नीचे इस होटल की एम्प्लॉइज दिखाई जाती है जो आपस में बात कर रही होते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए सियोंजे भी आया हुआ है। तो तुमसे पूछते हैं कि क्या तुमने सियोंजे को देखा, मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। वैसे ही एक पर्सन पूल में गिरता है तो पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं था बल्कि सियोंजे था। अब सोल भी टेबल पे बैठे बैठे सोई होती है तो उसको भी मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं उसके क्लब में। अब वो जैसे मैसेजेस को देखती है तो उसे भी उस न्यूज के बारे में पता लग चुका था कि सियोंजे होटल के पूल में मिला है। पहले तो उसे इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जब वो उसके सामने कुछ वीडियोस वगैरह आते हैं जिसमें सियोंजे को उठाया जा रहा होता है पर वो सांस भी नहीं ले रहा था और ना ही उसे होश आ रही थी। वो लोग काफी उसकी हेल्प करने की ट्राई कर रहे होते हैं और फिर उसे वहाँ से फाइनली हॉस्पिटल ले गए थे। अब सोल को भी पता लग चुका था कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। अब हॉस्पिटल का पता लगते वो घर से निकल जाती है क्योंकि वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि सियोंजे के साथ एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी तो वो उससे मिला था, हॉस्पिटल की तरफ तो जा रही होती है पर आगे से एक रास्ता ऐसा होता है जिससे व्हीलचेयर नहीं जा सकती थी, इसलिए खुद व्हीलचेयर से गिर जाती और रेंगते हुए जा रही होती है, पर रेंगते हुए भी उससे नहीं जाया जा रहा होता और तभी सियोंजे की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और इस बात की न्यूज वैसे ही सबको दे दी जाती है और ये न्यूज सोल भी देख रही होती है। सोल तो उसने उसको देखने के बाद बहुत ही रोने लग जाती है और उसकी वॉच को भी पकड़ कर देख रही होती है और फिर नेट पर भी सर्च करने लगती है कि ऐसा क्या हुआ था। तो पता लगता है कि सियोंजे को डिप्रेशन था और वो इसी चीज से गुजर रहा था, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाता था तो लास्ट में उसे सुसाइड कर ली। सोल कहने लगते है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने टाइम से अकेले थे और डिप्रेशन में जा रहे थे, और उसकी न्यूज को देख रही होती है और उसकी वॉच को पकड़कर बस रोई जा रही होती है। तभी वॉच में टाइम रिवर्स की तरफ चलने लग जाता और सोल 2008 में पहुंच जाती है जहाँ पर वो क्लासरूम में सो रही होती है। सर उसको डांट रहे होते हैं कि तुम क्लास में क्यों सो रही हो, तो वह कहते हैं कि मैं क्लास में हूँ, यूनिफॉर्म में हूँ। तो सर उसकी बात सुनकर कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ बेड पर ही होगी ना, थोड़ी ना घर के बिस्तर पर होगी, पर तुमने तो क्लास को भी अपने घर का बेड समझा हुआ है जैसे सो रही थी। पर सोल इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रही होती कि वो स्कूल में कैसे पहुंच गई है और ये सब तो उसे बिल्कुल ड्रीम लग रहा होता है। अब सर भी उसको पनिशमेंट देने लगता है, कहते हैं कि खड़ी हो जाओ। अब ये सर के डर से जैसे ही खड़ी होती है तो इसलिए ये बात रियलाइज होती है कि मैं तो अपने पाँव पर खड़ी हुई हूँ जबकि मैं तो चल भी नहीं सकती थी, इसलिए ये तो बिल्कुल ही इसे ड्रीम लग रहा था। फिर सोचते है कि ड्रीम इससे पहले खत्म हो, मुझे जाकर सियोंजे से मिल लेना चाहिए। यही सोचकर उसकी बिल्डिंग की तरफ भाग कर जाने लगती है। सभी बच्चे उसको देख रहे होते हैं कि ये क्यों जा रही है क्लास से बाहर, और सियोंजे दिखाया जाता है जो स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ था। सभी लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं जिसमें सियोंजे भी होता है, पर अभी हमें वो ठीक से दिखाया नहीं जाता। और सोल दिखाई जाती जो भागते हुए बस इसी तरफ ही आ रही होती है, पर जब भागते हुए आ रही होती तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर रोड भी क्रॉस करना होगा, पर जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है ये रोड क्रॉस करने से डरती है, इसलिए हो जाती है कि अब मैं ये रोड कैसे क्रॉस करूंगी। काउंटिंग करना स्टार्ट हो जाती है और अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रही होती है। और सियोंजे दिखाया जाता है जो स्विमिंग रेस के लिए अपने आप को रेडी कर रहा होता है, और जैसे उनकी यहाँ पर रेस स्टार्ट होती है वैसे सोल रोड क्रॉस करने के लिए भागने लगती है। इसका रोड भी क्रॉस हो गया था, उधर से सियोंजे भी वो रेस जीत गया था जो सिर्फ एक ट्राई रेस हो रही थी। सोल भागते हुए यहाँ तक तो पहुँच जाती है, पर आगे से देखती है कि डोर
तो लॉक है। ये देखकर वो कहाँ रुकने वाली थी, डोर को भी अनलॉक करने के बाद अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता कि वहाँ पर कौन है। बस उसकी आंखें तो सियोंचे को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ पर। फाइनली उसे सियोंचे नजर आ जाता है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और सियोंचे भी पानी से बाहर आ चुका था और बाकी जो भी रेस में होते हैं वो सब भी बाहर आ चुके थे। सियोंचे को जैसे ही टॉवल मिलता है तो वो अपने आप को अभी साफ ही कर रहा होता है। वैसे पीछे से सोल उसे बुलाती है तो सियोंचे वहीं पर रुक कर इसे देखने लग जाता है कि किस लड़की ने मुझे आवाज दी है। और सोल भागते हुए इसकी तरफ आ रही होती है और जो भी वहाँ पर गार्ड होते हैं वो तो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, पर उसे बाकी लोगों से मतलब ही नहीं होता। वो तो सियोंचे के पास आ रही थी और आते साथ ही बस उसे हक कर लेती है, बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती। और बाकी लोग देख रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, पर सियोंचे को खुद नहीं पता होता कि ये लड़की कौन और कहाँ से आ गई है। और आते साथ इसने तो डायरेक्ट मुझे हक कर लिया, इसलिए उसे अपने से दूर कर रहा होता है, पर वो दोबारा से इसे हक कर लेती है। और आपकी बात जब वो सियोंचे से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले थे, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था या तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम इतने डिप्रेशन में जा रहे हो। जब इस तरह की बातें कर रही होती है तो सियोंचे भी उसे अपने से दूर नहीं कर पाता, पर गार्ड लोग सोल को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। पर वो कहने लगती है कि मुझे क्यों लेकर जा रही हो, ये तो एक ड्रीम है ना। पर जाते जाते भी उसको आई लव यू कह रही होती है। अब सोल को बाहर निकाल दिया गया था और सोल कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही होती है कि मैं किसी तरह अंदर चली जाऊं, पर गार्ड के धक्का देने की वजह से वो गिर जाती और उसको चोट भी लग गई थी, दर्द भी हो रहा था। पर ये बात तो उसको बाद में रियलाइज होती है कि अगर ये ड्रीम होता तो मुझे दर्द ना होता, पर ये तो मुझे दर्द हो रहा है। बस इसी बात को सोचते हुए जा रही होती तो उसे एक ब्रिज नजर आता है, जिस ब्रिज को देखकर उसे एक बात याद आती है कि अगर मरने के बाद इस ब्रिज से गुजर जाओ तो आप कभी भी वापस नहीं आ सकते हो। अब इसी बात के बारे में सोचकर उस ब्रिज से पहले ही रोने के लिए बैठ जाती है। उसके हाथ में सियोंचे की वॉच भी होती है जो ये फ्यूचर से अपने साथ ही ले आई थी, पर अभी इसे ये बात पता नहीं होती कि ये फ्यूचर से यहाँ तक आई हुई है। इसे लग रहा होता है कि मैं मर चुकी हूँ। अब सियोंचे भी जब वहाँ से गुजर रहा होता तो वो उसे देखकर रुक जाता, पूछे लगता है कि क्या हुआ है, और जो वॉच इसने गिरा दी थी उसे भी सियोंचे पकड़ लेता है। अब सोल तो उसे देखती भी नहीं है और सियोंचे के हाथ लगाने पर गिर जाती है और कहने लगती है कि हम मर चुके हैं ना, मैंने सही बोला ना। पर सियोंचे को तो इसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। पर सोल आंखें खोलकर जैसे सियोंचे को देखती है तो फौरन से उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें देख सकती हूँ तो इसका मतलब मैं भी मर चुकी हूँ। तो वो इसकी वॉच इसको वापस करते हुए कहने लगता है कि ऐसी वॉच तो मेरे पास भी है। आगे से सोल बोल देते हैं कि ये तुम्हारी वॉच है। तो वह कहता है कि क्या मतलब, ये सच में मेरी वॉच है। तो वह कहती है कि हाँ ये तुम्हारी, अपने पास रखो। और फिर से रोने के लिए बैठ जाते हैं कि मेरी मामा मेरी ग्रैंडमा का क्या हाल होगा मेरे बगैर। और फिर से सियोंचे से कहने लगती है कि अभी तक मैंने ये ब्रिज क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई रास्ता होगा बचने के लिए। तुमने भी क्रॉस नहीं ना किया, चलो हम साथ में यहाँ से भाग चलते हैं। पर इसका तो घर ही उस ब्रिज को क्रॉस करके आता है, तो ये वहाँ से जाने लगता है, पर सोल उसे नहीं जाने दे रही होती। पर सियोंचे जब नहीं रोक रहा होता तो पीछे से उसे हक करके रोक लेती है और कहने लगती है कि हम साथ में रह लेते हैं ना। ये सुनकर ही वो शौक हो जाता है कि साथ में रह लेते हैं, क्या मतलब। और जल्दी से टैक्सी को रोककर उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है सोल से बचकर। अब ये उसको टैक्सी पर जाते हुए देखकर कहने लगते हैं कि क्या अंडरवर्ल्ड में टैक्सी भी चलती हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने आप को मरा हुआ समझ रही होती है। और वैसे इसके मोबाइल पर मॉम की कॉल आ रही होती तो ये मॉम का नंबर देखकर सोचने लगती है कि मुझे कॉल अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कॉल तो अटेंड कर लेती है, पर अपनी मॉम की आवाज सुनकर भी उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि मैं मॉम से बात कर रही हूँ। तो इसकी मॉम पूछने लगती है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुमने क्लास भी बंक किया, तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया है। अभी क्या अभी घर पहुँच, वरना मैं तुम्हें लेने के लिए पहुँच जाऊंगी। अब ये तो अपनी मॉम की धमकियों से काफी डर चुकी थी और कहने लगती है कि क्या इस अंडरवर्ल्ड में ट्रेन भी चलती है, क्योंकि इसकी मॉम ने बोला था कि अगर तू वापस ना आई तो यहीं से ट्रेन में बिठाकर तुझे हेल में भेज दूंगी। और हमें सियोंचे दिखा जाता है जो घर पर तो पहुंच गया था और वैसे ही अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है। और उसके डैड को उससे बहुत सी उम्मीदें थी। डैड से कॉल पर बात करते हुए वो सोल की दी वॉच भी देखता और अपनी टेबल पर पड़ी वॉच को भी देखता है और कहने लगता है कि मेरे पास तो पहले से मेरी वॉच पड़ी हुई है, तो उसने ये क्यों बोला कि ये मेरी वॉच है, मुझे इसका मतलब उसको उसकी वॉच वापस करनी चाहिए। और अपने डैड से भी खाने का कहकर कॉल कट कर देता है और कंधे पर बेल्ट लगाने लगता है, क्योंकि अक्सर ही उसके कंधे में दर्द रहता है। और इसी में उसको सोल की बातें भी याद आ रही होती जो उसने उसको हक करके बोली थी। अभी तो सोल दिखाई जाती है जो घर के बाहर तो पहुंच चुकी थी और बाहर वाला एरिया सेम टू सेम पहले जैसा ही होता है। ये देखकर कहने लगती है कि क्या ये वाली वर्ल्ड भी सेम टू सेम उसी वर्ल्ड की तरह है जहाँ से मैं आई हूँ। फिर जैसे अपने घर में जाती है तो वहाँ पर इसकी मॉम अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी और वो पहले से बहुत ज्यादा यंग थी। ये देखकर तो सोल कहने लगती है कि मॉम आप इतनी यंग है, पर उसकी मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसका बैग उसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगते हैं कि तुम अपना बैग भी स्कूल में छोड़कर चली गई थी और तुमने क्लास बंक की तो की क्यों, मैं तुम्हारा क्या बैग लेने के लिए गई थी वहाँ पर। और मारने वगैरह लग जाती है। और इसी में सोल कैलेंडर जब देखती है तो पता लगता है कि मैं तो 2008 में हूँ। तब उसे जाकर थोड़ा बहुत समझ आता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है जिनकी दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक थी। वो तो सोल को देखकर खुश हो रही होती है, तो सोल भी उन्हें देखकर खुश हो रही थी और पूछने लगती है कि मेरा नेम क्या है, मैं कौन हूँ। तो वो बताती है कि तुम
मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर सोल हो। सोल तो उनसे अपना बार बार नाम बुलवारी होती है क्योंकि वो अपना नाम सुनने को तरस गई थी और रोने लग जाती। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि क्या हुआ है, तुम्हें किसने बुली किया, मुझे बताओ। पर सोल तो अपनी ग्रैंड माँ के गले लगकर रो रही होती है। अब जब ये अपने रूम में आती है तो आते साथ कुछ चीजों को देख रही होती है और जैसे कैलेंडर देखती है तो उसे पता लगता है कि ये मंथ जून का जा रहा है, मतलब मेरे एक्सीडेंट से पहले का टाइम, और इसके एक्सीडेंट वाला फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। जब ये हॉस्पिटल पहुंची हुई थी उसे होश आती है तो ग्रैंड माँ और इसकी मम्मी से देखकर बस रो रही होती। तो ये पूछने लगते है कि मामा ग्रैंड माँ क्या हुआ है, आप लोग रो क्यों रहे हो और मुझे अपनी टांगे क्यों नहीं फील हो रही और ना ही मुझे कुछ याद आ रहा है मेरे साथ क्या हुआ है। अब इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए ये अपने पाँव को वापिस से देखने लगती और उन्हें देख देख कर ही खुश हो रही होती और इतना खुश होती है कि रोने लग जाती है। अब रात में वो अकेले अपने रूम में नहीं सोना चाहती थी, इसलिए अपनी मामा और ग्रैंड माँ के दरमियान में आकर लेट जाती, उन दोनों का हाथ पकड़ लेती और हाथ पकड़कर सोने तो लगती है, पर उससे पहले सोचती है कि अगर ये ड्रीम हुआ तो जब मैं उठूंगी तो मैं वापस से अपनी पहली वाली लाइफ में आ जाऊंगी। और जैसे ये सोती है सुबह मॉर्निंग में उठकर अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो तो इससे हिल भी नहीं पा रही होती। तो ये समझ आती है कि मैं वापस से अपनी दुनिया में पहुंच गई हूँ। पर पता लगता है कि इसके भाई ने इसके ऊपर अपनी टांगे रखी थी, इसी वजह से ये हिला नहीं पा रही थी। ये देखते साथ ही अपने भाई पर गुस्सा करके उसे मारकर अपने से दूर कर देती और देखने लगती है अभी तक मेरी वर्ल्ड चेंज नहीं हुई है। और फिर अपने भाई को इतना यंग देखकर इतनी खुश होकर उसे जाकर हक कर लेती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी नींद में था इतनी मार वार खाने के बाद। अब ऐसे स्कूल के लिए तैयार होती और स्कूल के लिए निकल गई थी। और इधर हमें स्योंजे दिखाया जाता है जो स्कूल में तो पहुंच जाता है, पर उसके हाथ में सोल की वही वाली वॉच होती, तो वो सोल को उसे वापस देना चाहता था, इसलिए वहीं पर खड़े होकर उसका वेट करने लगता है। अब सोल भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, पर अभी तक स्योंजे ने उसे नहीं देखा था और ये बस खड़े होकर स्योंजे को देख रही होती है। तभी स्योंजे का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। स्योंजे उसके साथ बातें वगैरह कर रहा होता है, तो सोल भी जब स्योंजे को देख रही होती तो उसको वही वाली ब्रेकिंग न्यूज याद आ रही होती है। वैसे स्योंजे ने इसे देख लिया था और इतने में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। स्योंजे जो सोल के ऊपर अम्ब्रेला करके खड़ा होता है, पर सोल तो वापस से उसे देख कर रोने लग जाती है। तो स्योंजे उसे कहने लगता है कि तुम जब भी मुझे देखती हो तो रोने क्यों लग जाती हो, ऐसा भी मैंने क्या किया है। अभी ये बात वो उससे पूछ ही रहा होता है तो आसपास के बच्चे उन्हें देखकर बात कर रहे होते हैं कि देखो लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को रुला दिया, ऐसी भी क्या बात की होगी कि वो इतना रो रही है। उन लोगों की बातें सुनकर स्योंजे उसको वहाँ से भगा कर ले जाता है। अब भगा कर एक जगह पर ले आता जहाँ पर वो लोग अम्ब्रेला के बगैर ही खड़े होते हैं। अब सोल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही करे। जैसे ही वो स्योंजे की तरफ देखने लगती है तो उसे देखती की देखती रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये 19 साल का ऐसा लगता था। अब स्योंजे भी उसे देखते हुए देख लेता तो पूछने लगता है कि तुम इस तरह मुझे घूर क्यों रही हो। तो आगे से सोल कहने लगते है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा नेम स्योंजे को उठाओ और किडनैप करके उसे ले जाओ। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि क्या। तो सोल को याद आता है कि वो पास की लाइफ में आ चुके हैं जहाँ पर ये एक आम सा स्टूडेंट है, इसलिए अपनी बात को चेंज करते हुए बताने लगते हैं कि मेरा नेम सोल है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा नेम सोल है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो इसका नेम बैच दिखाने लगता है कि यहाँ से पढ़ लिया है। तो स्योंजे से पूछने लगता है कि जब भी तुम मुझे देखती हो तब रोना क्यों स्टार्ट हो जाती है। तो वो बताते हैं कि तो मुझे बिल्कुल अपने एक डॉग जैसे लगते हैं। ये सुनकर स्योंजे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डॉग लगता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं तुम डॉग नहीं लगते हो, बस उसके जैसे थोड़े बहुत लगते, इसलिए मुझे अपने डॉग की याद आती है तो तुम्हें देखकर रोने लग जाती हूँ। तो स्योंजे कहने लगता है कि तुम्हें उस अरीना मैच का कैसे पता था और वहाँ पर तुम आई तो थी पर तुम्हें मेरे नेम का भी पता था। आप फिर से सोल कोई कहानी सोचने लगते हो, कहने लगते हैं कि मैं स्विमिंग करने वालों की फैन हूँ क्योंकि मेरा डॉग भी काफी अच्छा स्विमर था, इसी वजह से मैं नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई और तुम्हें देखते साथ ही इमोशनल हो जाती हूँ। तो स्योंजे भी उसके डॉग का नेम पूछ लेता तो ये सोचने लगते हैं कि अब मैं अपने डॉग का नेम क्या बताऊं जो तो दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोच के बता देते हैं कि मेरे डॉग का नेम ओटर है। ये सुनकर स्योंजे कहता है कि ओटर। तो वह कहते हैं कि ओटर भी तो गुड स्विमर था ना, तो इसी वजह से मैंने अपने डॉग का नेम रख दिया। अब ये अपनी इतनी सी स्टोरी पर यकीन तो करवा देती है, पर स्योंजे उसको उसकी वॉच वापस करते हुए कहने लगता है कि क्या तुमने ये वॉच भी मुझे ओटर की वजह से दी। अब इसके सामने ये सारा फ्लैशबैक आ रहा होता है कि मैंने इसको कैसे और किस तरह दी थी। अब इसके पास किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं होता तो वहाँ से भागने का ही सोच लेते और उसकी अम्ब्रेला लेकर वहाँ से भाग जाती है। बेचारा स्योंजे इसके पीछे भागने लगता है कि मेरे लिए तो रुको। अब सोल जो स्कूल में वापस आ जाती है, पर आने के बाद अपने आप को ही डांटे होते है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके पास उसकी अम्ब्रेला भी ले आई, उसका क्या ही हाल हुआ होगा मेरे जाने के बाद, वो क्या बारिश में भीगता हुआ आया होगा। इस तरह की बातें करके अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है। क्लास के सामने खड़े होकर कहने लगते हैं कि क्या ये मेरी क्लास है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रीम देख रही हूँ, इसी वजह से मैं अपनी ठीक से क्लास को देख भी नहीं पाई। अब मुझे अच्छे से क्लास को देखना चाहिए। जैसे क्लास में जाती है तो सभी बच्चे अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं और अपना खेल कूद रहे होते हैं। ये देखकर ये भी बहुत एक्सट्रोवर्ट होकर उन्हें हाय हेलो कर रही होती है। सभी बच्चे इसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि सोल को क्या हुआ है, और सोल एक एक करके सभी से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा, तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। इस तरह की सारी बातें लड़कियों के साथ कर रही होती है। तो पीछे से इसकी फ्रेंड ह्योंजू सोल को आवाज देती है और काफी गुस्से से। ये भी ह्योंजा को देखते साथ ही उसके पास पहुंच जाती है। उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, पर ह्योंजा तो इससे जानना चाहती थी कि कल ऐसा
ऐसा क्या हुआ था जो ये क्लास से भी भागी, उसने क्लास को भी स्किप कर दिया और स्कूल से भी भागकर पता नहीं कहाँ चली गई थी। यही बात उससे पूछा चाहती तो कहने लगती है कि तुम्हारा बैग जब मैं तुम्हारे घर पर वापस देने के लिए गई तो तुम घर पर भी नहीं थी, तुम आखिर गई कहाँ पर थी। अब सोल को तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो ह्योंजा को क्या ही समझाए, पर वैसे ही क्लास में मैम आ जाती तो वो उनका लेक्चर लेने के लिए जल्दी से बैठ जाती है। और इधर हमें सोल की मॉम दिखाई जाती जो अपने टेप स्टोर में बैठी हुई थी, वहाँ पर देख रही होती है कि किस चीज को ना आए हुए ज्यादा टाइम गुजर गया है। तो वहाँ पर ग्योनडुक का नेम होता है, उनका नेम पढ़ते ही जल्दी से उन्हें कॉल कर देती है और बताते हैं कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, और कहती है कि आपने एक टेप बेसिक इंस्टिक्ट करके रेंट पर ली थी, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई भी चीज रेंट पर नहीं ली। पर वो आगे से उन्हें कहने लगते है कि आपने रेंट पर लिया, बल्कि आपके घर में से किसी ने रेंट पर ली होगी। पर वो कहने लगते है कि नहीं, मेरे घर से भी किसी ने रेंट पर नहीं ली, मुझे पता है और आपको कोई मिस्टेक हुई होगी। अब इस बात के बाद कॉल तो कट हो जाती है। वहाँ पर उनके स्टॉल में एक दूसरे रिलीजन से पर्सन आता है जो आकर इनसे बात तो कर रहा होता है, पर अपना फेस उसने हाइड किया हुआ था। वहाँ पर एक दूसरी आंट जो बैठी हुई थी वो कहने लगते है कि सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकती और ना ही आपसे कुछ पूछ सकती क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो सोल की मॉम कहने लगती है कि हाँ, मैं वो हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हो। ये कहकर उसकी तरफ आते हुए उसको सबके सामने एक्सपोज कर देते क्योंकि ये उन्हीं का बेटा होता है जो ये सब हरकतें कर रहा होता है। तो जो आंट वो वहाँ पर बैठी हुई थी वो कहने लगती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, तुमने तो बिल्कुल मुझे पागल बना दिया, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए। सुनकर तो ग्योम भी खुश हो जाता है, कहने लगता है कि क्या मुझे सच में एक्टर बनना चाहिए। पर उसकी मॉम उसको डिमोटिवेट करते हुए कहने लगते है कि तुम्हारी इस हालत को देखते हुए कोई भी तुम्हें ऑडिशन में पास नहीं करेगा, इसलिए इस चीज के ख्वाब देखना छोड़ दो। ये कहकर अपने स्टोर से उसे निकाल रही होती तो कहने लगता है कि मॉम, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो। और इधर हमें क्लास में सोल दिखाई जाती जो उसी वॉच को देखते हुए सोचे होते है कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके कैसे आ गई, क्या ये कोई टाइम वॉच है, अगर इस पर मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ तो अपने प्रेजेंट वाले टाइम में पहुंच जाऊंगी। सोचे होते है कि मुझे क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर सोच लेते है कि अगर मैंने क्लिक कर लिया और वापस ना आ पाई तो यहाँ पर सेओंजे का क्या होगा, मुझे उसकी जान बचानी है। अभी ये बात सोच रही होती तो मैम भी इसका रोल नंबर बोल रही होती है। ह्योंजू इसे होश में लेकर आ रही होती है कि मैम तुम्हारा रोल नंबर बोल रही और तुम्हारी ये बारी है। इसी में गलती से वॉच का बटन उसे दब जाता है, जिसके प्रेस होते साथ ही ये दोबारा से डेस्क पर वैसे लेट जाती जैसे ये यहाँ पर आई थी। पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, नहीं वो पास में जाती और ना ही वो प्रेजेंट में जाती है, कुछ भी टाइम ट्रेवल नहीं होता। अभी से ये तो समझ में आ चुका था कि वॉच से कुछ भी नहीं होगा। तो बोर्ड पर पहुंच जाती है जिसके लिए मैम ने इसको बुलाया हुआ था। अब क्वेश्चन को देखकर कहने लगते हैं कि ये कितना मुश्किल क्वेश्चन, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, आखिर पढ़े हुए भी तो इतना टाइम गुजर गया है ना। तो सोच लेते है कि मुझे कोई ना कोई नाटक करना होगा। तो पीरियड्स का बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाती है और जिम वाले एरिया में आ गई थी जहाँ पर सभी लड़के वगैरह जिम कर रहे होते हैं। वहीं पर ये सेओंजे को भी ढूंढ रही होती है। सेओंजे जैसे से नजर आता तो ये तो बस उसे देखी जा रही होती है, उसे नजर ही नहीं हटा पा रही होती और कह रही होती है कि मुझे बस तुम्हें अब प्रोटेक्ट करना होगा। पर उसे याद आता है कि मुझे इसकी क्लोज भी तो होना होगा ना अगर मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और वैसे से स्मोक की स्मेल आती है तो ये विंडो की तरफ देखती समझ आती है कि यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आए होंगे जो सिगरेट पी रहे होंगे। तो उन्हीं को देखने के लिए पहुंच जाती और वो लोग तो काफी मस्त माहौल में अपनी सिगरेट को एंजॉय कर रहे होते। उन्हीं के सामने ताइसंग भी खड़ा होता और जब उन्हें देखकर स्माइल करता तो ये देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। ताइसंग को मारने लगता है पर ताइसंग भी किसी से कम नहीं था, वो उन्हें मार भी रहा होता और उनसे मार खा भी रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर सोल की एंट्री हो जाती है जो चिल्लाते हुए आ रही होती है और एक लड़के पर आके गिर जाती है, खुद की भी कमर टूट जाती है और उसकी भी कमर तोड़ देती है। ताइसंग तो इसे देख रहा होता है कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है और वो तो अच्छे से उन लड़कों का मुकाबला कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम लोगों को ये सब हरकतें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर जिम है और सभी लोग है स्विमिंग वाले, स्विमिंग वालों के लिए सिगरेट का स्मोक कितना बुरा होता है ना, तुम लोगों को इस बात का पता होगा। पर वो सोल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा होता। सोल कहने लगती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझसे इज्जत से बात करो। ये कहकर उसकी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट भी निकाल लेती है। वैसे ही ताइसंग देखता है कि पीछे से बाकी इनके गैंग के लोग भी आ रहे हैं। ये देखते साथ ही वो सोल के कान में आकर कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहकर सोल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। बैड बॉयज भी इनके पीछे लगे हुए थे पर इन दोनों ने उनको चकमा दे दिया तो एक सेफ जगह पर आकर खड़े होते हैं। वहाँ पर आने के बाद ताइसंग उसके हाथ से सिगरेट वाला बॉक्स ले लेता तो वो उसे वापस ले रही होती तो वह कहता है कि तुम तो ये सिगरेट नहीं पीती होगी ना, आखिर तुम बड़ी हो ना। अब ये उसकी फेस को देखते कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तो उसे याद आता है कि उसने तो इसको एक पार्टी में देखा था जहाँ पर ये सॉन्ग सिंग कर रहा होता था, तभी से ये इसकी फैन हो गई थी। तो पूछने लगती है कि तुम्हारा नेम क्या था, तो उसके बैच से इसका नेम भी पढ़ लेती है और कहने लगते है कि हम कितने लंबे अरसे बाद मिले हैं ना। ये कहकर खुश हो रही होती है पर वो आगे से उसे बताना चाह रहा होता है कि अभी हम कल ही तो मिले थे, पर ये उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती और अपनी बातें बस किए जा रही होती है। वैसे ही ताइसंग पीछे से सर को आते हुए देख लेता और कहने लगता है कि मुझे ये बॉक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम्हें ही ये सिगरेट्स रखनी चाहिए। ये कहकर उसके हाथ पर वो बॉक्स रखते तो कहने लगता है कि यहाँ तक तो मैं तुम्हें भगा कर लाया पर अब यहाँ से तुम्हें खुद ही भागना होगा। वैसे पीछे से सर की आवाज आ जाती है तो ये फौरन से सर को मुड़कर देखने लगती है और ताइसंग तो वहाँ से भागकर चला गया था पर सोल वहाँ पर फंस जाती है क्योंकि सर ने इसके हाथ में सिगरेट का बॉक्स देख लिया था। वही आगे से बताने लगते है कि ये मेरा नहीं है बल्कि उस लड़के का है, पर देख रही होती है कि ताइसंग तो वहाँ से भाग रहा होता है और उसके पास ये बात प्रूव करने का कोई भी एविडेंस नहीं होता।
होता। तो अब स्कूल में इसे सबके सामने सजा मिल चुकी तो रात में इसके वही सीक्रेट का बॉक्स भी पकड़ाया हुआ था ताकि इस एज में बच्चे ड्रिंक और स्मोक ना करें। और सजा देकर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें इस कैमरे से देख रहा हूँ, बिल्कुल भी हाथ नीचे करने की जरूरत नहीं है। कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सेओंजे ने तो इसे देख लिया तो इसके पास आ जाता, कहने लगता है कि तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो ये क्लियर करने लगते हैं कि मैं स्मोक नहीं करती, हाँ अगर कभी मूड खराब हो तो ड्रिंक कर लेती। अब तो इसे याद आता है कि ये तो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, अभी की एज में तो मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती। अब ड्रिंक वाली बात से सेओंजे तो वहाँ से जाने लगता है और ये उसे रोक रही होती है, पर सेओंजे से रुककर कहता है कि मैं तुम्हें ये बता दूं, ये कैमरा खराब है तो सर तुम्हें नहीं देख सकते, अगर तुम रिलैक्स करना चाहो तो कर सकते हो। ये कहकर सेओंजे वहाँ से जा रहा होता और सोल उसे आवाजें दे देकर रोक रही होती है कि मेरी बात तो सुनो, पर अब सेओंजे तो उससे दूर होता जा रहा था। अब सोल उसके पीछे भागते हुए आ रही होती है, पर आगे से उसे ताइसक मिल जाता है जो इसे आकर रोक लेता है। तो ये भी ताइसक से कहने लगती है कि क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते। तो वह कहता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम्हें अब भागना चाहिए, पर तुम खुद ही नहीं भागी, आपने आपको इस मुसीबत में खुद ही डाला है। मैं तो तुम्हारा वेट करता रहा था कि मुझे अपना लाइटर वापस मिल जाए। तो वह कहते हैं कि मैंने उस लाइटर को फेंक दिया है। अब ये ताइसंग की बातों से इतना तंग आ जाते हो, कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम रियल लाइफ में इतने ही अनोइंग हो। तो वह कहता है कि थैंक यू, पर तुम भी इस बात का अब से ध्यान रखना कि किसी और के लिए कदम उठाने से पहले अपने बारे में सोचना, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना और फिर सोचना कि अगले बंदे को कैसे बचाया जाए। ये वाली एडवाइस देकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि एक लड़की उसको आवाजें दे रही होती है। वही लड़की जब सोल के सामने आती तो सोल के सामने आकर रुक जाती है। सोल को कह रही होती है कि रास्ता दो, जबकि पूरा एरिया खाली था, वो कहीं से भी गुजर सकती थी। अब सोल भी जब सामने से नहीं हटी होती तो ये भी उसका कंधा मारकर जाने लगती है। तो सोल भी बोल देती है कि ये क्या बदतमीजी हुई। तो वो लड़की रुक जाती है, पीछे से दो उसकी टीममेट्स भी आ जाती हैं और वो बुली करने वाली लड़की कहने लगती है कि तुम्हें मेरे सामने अभी झुकना होगा और बैठना होगा, तभी तुम्हारी जान बच जाएगी। अब ये सुनते साथ ही इसे ताइसंग की बात याद आती है कि पहले खुद को प्रोटेक्ट करो और फिर कुछ और सोचो। अब ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे तो बैठ जाती है, पर अपने शू लेसेस बांधी होती है, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। और सॉन्ग भी अपनी फ्रेंड के साथ डिनर वगैरह करने के लिए आई होती है, पर ह्योंजे तो उससे यही पूछे होते हैं कि तुम्हें आजकल क्या हुआ है, तुम बहुत चेंज लग रही हो। तो सोलो से कहते हैं कि अगर किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो या उसे भी खुद से प्यार करवाना हो तो क्या करना चाहिए। तो कहने लगते है कि पहले इंप्रेशन अच्छा डालना चाहिए। तो सोल को याद आता है कि उसका सेओंजे पर बिल्कुल भी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था। तो वह कहते हैं कि वो अच्छा नहीं था। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि दूसरा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसे दूसरा भी याद आता है कि वो भी अच्छा नहीं था। तो उसकी फ्रेंड बोल देते हैं कि अब तुम्हें उसे गिव अप कर लेना चाहिए। तो सोल कहते हैं कि ना ऐसा नहीं हो सकता, गिव अप तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ह्योंजू कहने लगते है कि क्या तुम्हें कोई और लड़का तो नहीं पसंद आ गया, तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हो। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि कल ही तो तुमने ताइसंग को प्रपोज किया था, उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था, क्योंकि जिस दिन उसे सॉन्ग सिंग किया था उसी दिन से तुम उसकी फैन हो गई थी और अब तुम उसको भी छोड़ना चाहती हो, बल्कि किसी और की तरफ हो गई हो। अब ये सुनते साथ ही से तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ। और घर पर आने के बाद भी अपने लव लेटर को पढ़ रही होती है, जिस लव लेटर को पढ़ने के बाद वो उसमें काफी क्रिंज फील कर रही थी और कहने लगती कि क्या मैं एक दिन पहले यहाँ पर नहीं आ सकती थी, ताकि मैं ना ही उसे प्रपोज करती और ना ही आज इतनी एम्बेरस होती। पर अब वो क्या ही कर सकती थी, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वैसे उसका भाई उसके रूम में आ जाता है वही वाला सेम गेटअप करके और उसके फेंके हुए पेपर्स को पढ़ रहा होता है। तो ये सुनते साथ ही उसे पेपर खींचने के लिए आ जाते हो। कहने लगते हैं कि तुम मेरी चीजों को कैसे पढ़ सकते हो और क्या तुमने ये मेरे हेडफोन्स लिए हुए, अभी अभी तो मैंने न्यू लिए थे, तुमने इनकी अनबॉक्सिंग भी कर ली। यही सब बातें कहते हुए उसके गले से अपने हेडफोन्स भी ले लेती है और उसको भी रूम से बाहर निकाल देती है। तो सोची होती है कि मुझे सॉन्जे के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके माइंड में एक ही आइडिया आता है कि मुझे उसको लिख कर रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। और वो जैसे सॉन्जे को भेजती है तो सॉन्जे भी उस रिक्वेस्ट को देख लेता है और देख ही रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ही पता लगता है कि सॉन्जे ने इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद तो ये उदास हो जाते हैं कि क्या ये अभी तक मुझसे नाराज है। और जब स्कूल के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग जा रही होती है तो वो जाते जाते अभी भी सॉन्जे के बारे में सोची होती है, कह रही होती है कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कैसे कर दिया। वैसे उसे सामने व्हील चेयर पे एक लड़की नजर आती है जो फुटपाथ पर नहीं आ पा रही होती। अब उसको देखते साथ ही सॉन्जे उसकी हेल्प करने को पहुंच जाता है। ये भी सॉन्जे को देख रही होती है कि किस तरह वो उसकी हेल्प कर रहा है और उसकी तरफ देख कर हाई करने के बाद स्माइल जैसे कर दिया, पर सॉन्जे उसकी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो तो बस में चला जाता है, ये भी उसके पीछे पीछे बस में चली जाती है। अब दोनों बस में तो आ चुके थे, पर यहाँ पर भी सॉन्जे उसको फुल इग्नोर कर रहा होता है। तो ये उसे कहने लगते है कि क्या तुम डेली इसी बस में आते जाते हो। तो वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि पहले मैं कभी इससे क्यों नहीं मिली थी अगर ये इसी सेम बस में आता था। तो वो बताता है कि अभी कंपटीशन के डेज चल रहे हैं ना, इसी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, वरना मेरा कभी भी सुबह में कोई भी लेक्चर नहीं होता, ना ही कोई ट्रेनिंग होती है, इसलिए मैं कभी भी नहीं आया। तो सॉल पूछे लगती है कि कौन सा किस तरह का कंपटीशन आ रहा है। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो क्या तुम उसी तरह से भागते हुए मेरे पास आओगी। अभी वो इस बात पे कुछ बोलने वाली होती है, वैसे ही बस स्टॉप पर रुक जाती और सॉन्जे बस से उतर जाता है, पर सॉल बस से नहीं उतर पा रही होती क्योंकि वहाँ बस में ज्यादा ही रश होता है और उसका अम्ब्रेला भी नीचे गिर गया था, इसलिए वो उसको उठाने में लेट हो गई थी। और बाइक से खड़े होकर सॉन्जे देख रहा होता है कि सॉल बाइक नहीं आ पाई। सॉल काफी कोशिश कर रही होती है कि ड्राइवर उसकी आवाज सुन ले और रुक जाए, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा होता। तो सॉन्जे सोचता है कि अब मुझे इसकी बस को रुकवाना होगा, तो बस के पीछे भागने लगता है। तो सभी लड़कियां बस वाली उसे
देख रही होती है और ये आगे जाकर ड्राइवर से बस को रुकवा भी देता है। जैसे ही बस रुकती है तो डोर्स ओपन होते और डोर्स ओपन होते ही सोल बाहर आ जाती है और सोल के बाहर आते ही बस वहाँ से चली जाती है। सोल को तो उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है, कहने लगती है कि आइंदा से ये मेरे लिए मत करना। तो वो कहते हैं कि किसने बोला मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, बल्कि मुझे तो ये अपना अम्ब्रेला वापस चाहिए था क्योंकि कभी भी इस अम्ब्रेला की जरूरत पड़ सकती है। तो वह कहते हैं कि चाहे तुमने अम्ब्रेला के लिए किया हो पर आइंदा से इस तरह की हरकत मत करना, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें हर चीज सेफ होकर खेलनी होगी ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो। पर सियोंजे तो उसके पूरे जवाब दे रहा होता है। तो ये आगे से कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड तो यकीनन तुमसे तंग हो गए तुम्हारे वापस आंस देने की वजह से। तो कहने लगता है कि तुम्हें स्मोक छोड़नी होगी। तो वह कहते हैं कि मैं स्मोक नहीं करती हूँ, जो लोग स्मोक करते होते हैं उनके हैंड से भी स्मेल आती है, तुम स्मेल करके देखो मेरे हैंड से स्मेल नहीं आ रही। ये कहकर अपने हाथ बल्कि अपनी 2 फिंगर्स उसके आगे करी होते है कि चेक तो करो। पर वो जब नहीं स्मेल कर रहा होता तो ये भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, जिसकी वजह से इसकी दोनों फिंगर्स उसके नोज में अच्छे से चली जाती है, जिससे बेचारी सोल काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी थी। और ये भी उसका हाथ पकड़कर नीचे करता है क्योंकि इसने अपने फ्रेंड को देख लिया था और उसे कहने लगता है कि हाँ यकीन हो गया तुम्हारे पास से स्मेल नहीं आ रही। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी सोल तो उसके जाने के बाद काफी एम्बेरस हो रही होती है, कहने लगते है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। सियोंजे दिखाया जाता है जो जा रहा होता तो उसका फ्रेंड उसके पीछे पीछे आकर कहने लगता है कि ये लड़की तो तुमसे प्यार करती है, पर इसका पहले तो कोई और क्रश था जिसका नेम वो ताइसंग बताता है। अब इसे तो ताइसंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो पूछने लगता है कि वो कौन है। तो वो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है और इंटरनेट में गुड लुकिंग के नाम से जाना चाहता है। मैंने तो सोल को अक्सर देखा है कि वो उसके लिए चॉकलेट्स वगैरह रखकर भाग जाया करती थी। सियोंजे तो ये सब बातें नहीं सुन पा रहा होता और वहाँ से चला जाता है। और इधर सोल जो स्कूल जा रही होती तो रास्ते में वो टूर्नामेंट वाला भी देख लेती, जिससे उसे पता लग जाता है कि स्विमिंग टूर्नामेंट होने वाला है। अब उसे ये भी पता होता है कि सियोंजे ने अपने पहले इंटरव्यू में ये बताया था कि मेरे शोल्डर की सर्जरी हुई थी और उसके बाद ही मैंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लिया था और फिर मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाया और शोल्डर में मेरे अभी भी दर्द होता है। मैं सोचता हूँ कि कभी काश मैं उस टूर्नामेंट में जाता ही ना, पर फिर कहता हूँ कि ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। अब इन्हीं बातों को याद करके वो सियोंजे के पास पहुंच जाती है और उसे जाकर रोक रही होती है कि तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो वह कहता है कि क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पर सोल उसे मना कर रही होती है कि मैंने बोला ना कि तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। पर जब वो गुस्से से पूछा होता है तो ये भी आगे से बताने लगती है कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करते तो इसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये बात वो बता तो रही होती है, पर वो जब फ्यूचर बता रही होती है तो वहाँ का टाइम रुक जाता है, जिसकी वजह से सियोंजे भी उसकी बात नहीं सुन पाता। तो सियोंजे कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वह कहती है कि मैंने सब कुछ बोल दिया, क्या तुमने कुछ सुना नहीं। तो वह कहता है कि नहीं, और अगर तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। पर ये उसे रोककर अपने मोबाइल पर लिखकर दिखाने लगती है, पर टाइम वापस से रुक जाता है। मोबाइल पर जो भी उसने मैसेज लिखा हुआ था वो रिवर्स में चला जाता और सिर्फ ब्लैंक मोबाइल उसका नजर आ रहा होता है। सियोंजे कह रहा होता है कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। अब ये भी जब जल्दी से अपने मोबाइल को देखती है तो उसे पता लग जाता है कि मैं इसको फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती। और क्लास में भी आने के बाद वो इसी बारे में बैठकर सोची होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगती है कि क्या मैं अगर सियोंजे का फ्यूचर बताती हूँ तभी टाइम स्टॉप होता है या किसी और का भी फ्यूचर बताती हूँ तभी टाइम स्टॉप होगा। अब यही बात को प्रूव करने के लिए बोल देते हैं कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे ये बात बोलते हैं वैसे ही टाइम स्टॉप हो जाता है। तो अब ये बात तो इसे क्लियर हो चुकी थी कि वो फ्यूचर की कोई भी बात पास्ट में आकर नहीं बता सकती, इसलिए कोई ना कोई रास्ता सोची होते है कि मुझे सियोंजे को किस तरह रोकना होगा स्विमिंग के लिए। और फिर से उसको सियोंजे का इंटरव्यू याद आ रहा होता है जिसमें वो कहने लगता है कि ये मेरी किस्मत में लिखा था क्योंकि मैंने सिंगिंग की तरफ आना था और स्विमिंग को हमेशा के लिए छोड़ देना था, जो मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये सोचते है कि मुझे इसकी स्विमिंग रुकवानी होगी तभी सियोंजे की फ्यूचर में जाकर डेथ नहीं होगी। और इधर सियोंजे दिखाया जाता है जो अपना ही स्विमिंग में रिकॉर्ड तोड़ा होता है और वहीं पर उसका स्विमिंग राइवल भी होता है जो इसको कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम दो जगहों पर पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं दोनों जगह पर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्यों क्या हुआ। तो कहता है कि तुम्हें इस तरह दो जगहों पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो सियोंजे कहने लगता है कि तुम्हें इस बात का डर है ना कि अगर मैं दोनों जगहों से जीत जाता हूँ तो तुम्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। तो वह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अपने शोल्डर का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी सर्जरी को मत भूलो, इन चीजों में पढ़कर तुम अपना ही नुकसान करवा सकते हो। ये बात समझाकर वो वहाँ से चला जाता है और सोल दिखाई जाती है जो सियोंजे से मिलने के लिए पहुंच जाती है। बाकी जो फ्रेंड्स उसके स्विमिंग वाले एरिया से बाहर निकलते हैं वो उसे देखते साथ ही कहने लगते हैं कि क्या तुम सियोंजे से मिलने के लिए आई हो। वो आगे से कुछ भी नहीं बोलते और वो लोग चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। वैसे पीछे से सियोंजा भी आ जाता है। अब सियोंजा को देखते ही उसे समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें इसमें नहीं जाना चाहिए और वो इसे बात तो नहीं कर रहा होता पर ये बस उसके पीछे आई जा रही होती है। एक जगह पे पहुंचने के बाद सियोंजा कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर भी मेरे साथ आना चाहती तो आ सकती हो। ये कहकर जैसे ही डोर ओपन करता है तो वहाँ पर सभी लड़के जिम कर रहे होते हैं जो इसे देखते साथ ही अपने आप को छुपाने लग गए थे। सोल भी अपने आगे बैक कर लेती है उन लोगों को देखने के बाद। अब सियोंजा भी चुप करके वहाँ से चला जाता और सोल भी उसके जाने के बाद सोचे होते है कि ये कितना जिद्दी इंसान है, मुझे इसके लिए कोई ना कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हमें सियोंजा के डैड दिखाए जाते हैं जो सोल की मॉम के पास पहुंचे होते हैं और बता रहे होते हैं कि मैंने वो टेप नहीं ली है, आपको गलतफहमी हुई है। तो वह कहने लगते हैं कि नहीं मैंने काफी बार चेक कर लिया, इस नाम का पर्सन हमारे पास कोई और नहीं है, तो इसका मतलब हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है बल्कि आपके घर पर ही वो टेप होगी। आप ये सारा मसला इसलिए आकर क्रिएट करे
हो ना क्योंकि आपको लेट फी डर रही है। तो वह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैंने एक चीज ली ना हो तो मैं उसके लेट फी क्यों दूं। तो वह कहने लगते हैं कि आपने इस तरह की मूवी देखी है तो क्या आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही है। तो वह कहता है कि ना ऐसी बात नहीं, मैं क्यों एम्बेरस होऊंगा, मैंने तो ये मूवी सिनेमा में जाकर देखी हुई है, वो भी अपनी वाइफ के साथ। और इधर हमें ताइसंग दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में पहुंचा हुआ था, वो भी उन लड़कों को मारने के बाद, और वो लड़के भी इनके पास शिकायत लेकर आए हुए थे कि इसने हमें पहले मारा, पर उनसे कहता है कि लड़ाई तुम लोगों ने पहले स्टार्ट की थी, बाद में फिर मैंने मारा। वो लोग तो इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस ऑफिसर जो उनके सामने बैठा हुआ था वो तीनों को मारने लगता है कि तुम लोग चुप करके बैठो। वैसे ही वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं जो आते साथ ताइसंग को देख रहे होते हैं, और ताइसंग भी उन्हें देखकर कहने लगता है कि अब मेरे गार्डियन आ गया तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया था और ऑफिसर को तो कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ है। तो मिस्टर किम से पूछने लगते हैं कि क्या ये आपका बेटा था। तो मिस्टर किम बताते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा था, और उन्हें ताइसंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जबकि ताइसंग जो घर जा रहा होता है वैसे रास्ते में उसे सॉल मिल जाती है जिसने गेटअप किया हुआ था और अपना फेस भी छुपाया हुआ था। आकर इससे बात करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। ये कहकर उसे बताने लगते हैं कि तुम अक्टूबर की इस डेट को पैदा हुए थे ना, और तुम फिजिकली भी ठीक फील नहीं करते हो, तुम्हारे कंधे पर हर टाइम भार रहता है। अब ये बात सुनकर उसका हाथ तो अपने कंधे की तरफ जाता है, तो ये भी बात को बढ़ाते हुए बताने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर एक वाटर गोस्ट है जो तुम्हारे अंदर फंसी हुई है, पर बस उसको 3 दिन लगेंगे निकलने में, पर तुम्हें उस टाइम तक पानी से दूर रहना होगा। तो वह कहने लगता है कि मैं तो स्विमर हूँ और टूर्नामेंट भी होने वाला है मेरा कल। तो वह कहती है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या अपना करियर प्यारा है, तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, पानी की तरफ तुमने बिल्कुल भी नहीं जाना। अब ये बात सुनकर सियोंजे वहाँ से जाने लगता है। तो वह कहते हैं कि तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया ना। तो वह कहता है कि हाँ मैंने यकीन कर लिया है, अब तो मैं नहाऊंगा भी नहीं। ये कहकर जाने तो लगता है, पर वैसे सोल सियोंजे से कहने लगते है कि तुम्हारी कॉलर बोन के नीचे एक तिल है। ये बात सुनते सियोंजे वहीं पर रुक गया था, कहने लगता है कि क्या आपने मुझे देखा। तो वह कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा, बल्कि जो तुम्हारे साथ वाटर गोस्ट है ना उसने मुझे बताया है। अब सियोंजे तो उसकी बातों पर यकीन भी करने लगा था और साथ में उसे डर भी लगने लगा था, पर कहने लगता है कि मुझे तो वो नजर नहीं आ रही। अब सोल भी जब अकेली जा रही होती तो आगे से ताइजंग उसे मिल जाता जब वो अपना कमाया हुआ नोट पकड़ी होती है, पर वो तो अब ताइजंग के हाथ में आ चुका था। तो ये उसे मांगने लगती है कि मेरा नोट मुझे वापस कर दो, ये मेरी आज की फी है। तो वह कहता है कि तुमने क्या पार्ट टाइम ये भी काम स्टार्ट कर दिया है, लोगों को क्या पागल बना रही हो उसकी किस्मत के बारे में बताकर। तो वह कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो वह कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये बात सुनकर सोल हो जाती है कि क्या मतलब। तो वह कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना, तुमने मुझे बोला था अभी पिछले दिन। तो सोल उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरा भेजा हुआ लेटर पढ़ा था। तो वह कहता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, उसे तो उसके लाइन्स भी याद होती हैं, और कहने लगता है कि तुम मुझे अपना स्टार समझती हो ना। पर सोल को तो अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसने क्या ही लिख कर भेज दिया था, पर वैसे उसके हाथ में चोट देखती और उसको फ्यूचर वाली अपनी फ्रेंड ह्योनजुन की बात याद आ रही होती है। उसने बताया था कि जिस पर तुम्हें क्रश था उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी कुछ लड़कों के साथ फाइट हुई थी। अब यही बातें सोचकर वो सोचती है कि मुझे इसको बैंडेज वगैरह लगा देना चाहिए, और समझाने लगते है कि तुम्हें लड़कों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए वरना शायद तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता है। तो वह कहता है कि निकाला भी जाऊँ तो किसे मेरी फिक्र है। पर सोल कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फिक्र होती है, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान होते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि कोई भी मेरे लिए परेशान नहीं होता, पर बाद में समझ आया कि वो लोग अपनी परेशानी को शो नहीं करवाते, पर परेशान अपने बच्चों के लिए होते हैं। अब तुमने ना ही चोट लगवानी और ना ही बीमार होना है, याद रखना ये बात। उनतिक तो उसकी बातों से खुश हो जाता है, और जैसे सोल अपना नोट अब से वापस मांगते हैं तो वो उसे वापस देने वाला होता है, पर हवा से पानी में जाके गिर जाता तो सोल जल्दी से जाकर पकड़ लेते हैं क्योंकि आखिर ये पैसे उसको सियोंजे ने दिए थे, और कैरी होते है कि मेरे फेवरेट स्टार ने इसको हाथ लगाया था तो ये बिल तो मैं अपने पास ही रखूंगी। उसको साफ वगैरह करके अपने पास रख रही होती है, पर ताइसंग कहने लगता है कि अगर तुम चेंज करवाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक न्यू वाला बिल दे देता हूँ, तुम उसे चेंज करवा सकते हो। पर वो फौरन से मना कर देती है कि मुझे चेंज नहीं करवाना, पर वो तो इसको $5 दे रहा होता है, पर फिर भी वो उसके $5 नहीं लेती। पर पता लगता है कि वहाँ पर सियोंजू आ जाता है। सियोंजू को देखते ही जल्दी से सोल छुप जाती और वापिस से अपना वही कॉस्ट्यूम पहन लेती है, और ताइसंग से भी चुप होने को बोलती। ताइसंग भी इसका साथ तो दे रहा होता है, और सियोंजू से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं ताइसंग हूँ। अब ताइसंग का नाम सुनते उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिस पर सोल को क्रश है। अब सोल भी उसी आवाज में कहने लगती है कि तुम्हें पानी से दूर रहना होगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर सियोंजे ने तो उसे पहचान लिया था और कहने लगता है कि तुम इस आउटफिट में क्या करना चाहती हो। अब उसकी ये बात सुनकर ताइसंग भी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम एक्सपोज हो चुकी हो ग्रैंडमा, अब तुम्हें अपने असली रूम में वापस आना होगा। सियोंजे कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगी, मैंने तुम्हें जो भी बातें बोली हैं वो सब सच है, मुझे फ्यूचर के बारे में पता होता है। पर सियोंजे उसकी एक भी बात नहीं सुनता, बस अपने घर में चला जाता है। अब उसके घर में जाने के बाद सोल तो बिल्कुल शौक हो जाते है कि क्या ये इसका घर है, क्योंकि बिल्कुल सामने वाला तो सोल का अपना घर होता है। पर सोल को तो ये बात पता ही नहीं थी कि सियोंजे बिल्कुल उसके सामने वाले घर में रह रहा था। वो तो शौक होकर अपनी मॉम से आकर पूछ रही होती है। उसकी मॉम पहले तो उसके आउटफिट के बारे में पूछती है, फिर बताने लगती है कि काफी टाइम से वो लोग तो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, अपने नेबर के बारे में। तो वह कहती है कि नहीं मॉम मुझे तो नहीं पता था, और फिर सोचने लगती है कि मुझे इतनी बड़ी बात का कैसे
उसे नहीं पता था। यही बात तो उसको समझ नहीं आ रही थी। और इधर सेओनजे दिखाया जाता है जो खुद कोई ड्रीम में स्विमिंग करते हुए देख रहा होता है और एकदम से इसकी आंख खुलती है क्योंकि इसके माइंड में अभी तक सॉल की यही बात घूम रही होती है कि तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, स्विमिंग तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो सेओनजे को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर सॉल को भी नींद नहीं आ रही होती। जैसे वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे सेओनजे नजर आता है जो रात के इस टाइम पर जा रहा होता है, पर इसे पता नहीं होता है कि वो रात में इस टाइम कहाँ जा रहा है। पर असल में सेओनजे तो स्विमिंग पूल में पहुंच गया था, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। उसके शोल्डर में भी दर्द हो रहा था और फिर जब शॉवर ले रहा होता है तो फिर से उसको सॉल ग्रैंडमा वाली बात याद आ रही होती है कि मुझे पानी से दूर रहना होगा और उसको गोस्ट से भी डर लग रहा होता है। इसलिए सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे डर ना लगे। वैसे दो लड़के दिखाए जाते हैं जो सेओनजे के लिए वहाँ पर आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सेओनजे रात के इस टाइम पर भी ट्रेनिंग करने के लिए आया होगा और लास्ट टाइम पर जो उसने चैंपियन बनने के लिए अपना आउटफिट पहना था वही वाला आउटफिट वो इस बार भी पहनेगा क्योंकि वो इन बातों पर बहुत यकीन रखता है। अगर उसको वो वाला आउटफिट उसका ना मिला तो वो शायद हार भी जाएगा। असल में ये इसका स्विमिंग राइवल ही था जो उसके साथ ये काम करने के लिए आया हुआ था और जैसे उसका वो आउटफिट उसे नजर आता तो वो फौरन से उसे उठा लेता है। वहीं पर सॉल की भी एंट्री हो जाती जो उसके हाथ से उसका स्विमिंग आउटफिट पकड़ने लगती है। वो तो इसे देखकर पहले तो डर जाता और जब चीख मारता है तो सेओनजे भी एक्टिव हो चुका था। पूछने लगता है कि बाहर कौन है। अब ये लड़का भी डर रहा होता है कि सेओनजे अंदर से आ जाएगा और लड़की से उसके कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी छोड़ने वाली नहीं थी। उसे खींच कर गिर जाती और जैसे ये गिरती है वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि सेओनजे बाहर आने वाला था। अब इसे भी फिक्र होने लगती है कि मैं सेओनजे के सामने नहीं आ सकती, तो जल्दी से कोई जगह ढूंढ रही होती है। और जैसे सेओनजे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो वापस से चेंज करने के लिए चला गया था और चेंज करके जब बाहर आता है तो एक बास्केट उसके पास वाली हिलती है, जिसे देखकर वो सोच रहा होता है कि ये हिली थी या नहीं हिली थी और उस बास्केट को चेक भी कर रहा होता है। जैसे उसे सॉल के थोड़े बाल नजर आते तो वो डर जाता है, तो सॉल भी वहाँ से भागने लगती है। तो ये भी सॉल के पीछे लग जाता है और उसके ऊपर से टॉवल को खींच रहा होता है। अब टॉवल के खींचने की वजह से दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर चुके थे और सॉल के हाथ में उसका स्विमिंग आउटफिट भी होता है, जिसे देखकर ये पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये मेरा आउटफिट क्यों है और तुम इसे क्यों चुरा रही थी। तो वो कहने लगती है कि मैं चुरा नहीं रही थी बल्कि मैं तो इसको बचा रही थी। तो वह कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रही हो और बार बार मुझे मना क्यों करी। तो वो बताती है कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था जिसमें मैंने देखा कि तुम स्विमिंग करने की वजह से पूरी तरह इंजर्ड हो चुके हो, इसलिए मैं डरती हूँ कि ये ख्वाब सच ना हो जाए। तो उसकी बात को सुनकर सेओनजे कहने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं मरने वाला हूँ। ये बात सुनते वह कहने लगती है कि हाँ तुम मरने वाले हो, पर वैसे टाइम रुक जाता और सेओनजे उसकी ये बात नहीं सुन पाता। ये भी चुप हो गई थी और अपने दिल में सोचने लगती है कि ये बात सिर्फ इस दुनिया में मैं ही जानती हूँ, पर मुझे पता भी नहीं है कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊँ। सेओनजे उसको इस तरह चुप देखकर पूछने लगता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हें बोलना चाहिए ना। पहले हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे और एकदम से तुम मुझे जानने लगी और उसके बाद मुझे कम्पीट करने से भी रोक रही हो। और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता और वहाँ से चला जाता है। सॉल तो उसके डांटने की वजह से और उसकी जिद की वजह से वहीं पर रोने लग जाती है। और इधर हमें सेओनजे के डैड दिखाए जाते जो उसके लिए खाना लेकर आते हैं, पर देखते हैं कि सेओनजे तो यहाँ पर है ही नहीं। वैसे उनकी नजर बेड के नीचे वाली चीज पर जाती है, तो वो उसे देखने के लिए नीचे झुकते हैं तो पता लगता है कि ये तो वही वाली टेप थी जिसके बारे में सॉल की मॉम बार बार कह रही थी कि ये आपके घर पर ही है। और इधर सेओनजे दिखाया जाता है जो घर पर वापस आ रहा होता है। वैसे उसको अपने फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि जब तुम स्विमिंग एरिया में आए हुए थे वहीं पर दो लड़के तुम्हारे आउटफिट के लिए आए थे जो तुम्हारे आउटफिट को चुराना चाहते थे। अब ये बात सुनकर उसे पता लग जाता है कि सॉल उसकी चीज को चुराना नहीं चाहती थी, बल्कि वहाँ पर दो लोग इसके राइवल आए थे जो ये काम करना चाहते थे, पर सॉल ने तो बस उनका मुकाबला किया था। अब इस कॉल के बाद सेओनजे अम्ब्रेलास की तरफ देखने लगता है जिसमें एक येलो अम्ब्रेला होता है, दूसरे वाला ब्लू अम्ब्रेला होता है। और सॉल दिखाई जाती है जो उसकी बातों को याद कर रही होती है और बस चलती जा रही होती है। जैसे रोड क्रॉस करने लगती है वैसे ही कार के हॉर्न्स की आवाज सुनकर डर जाती है। वहीं पर रुक गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे, ना आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी। एक्सीडेंट के बाद से उसके लिए रोड क्रॉस करना एक फोबिया बन चुका था। अब जैसे उसका वापस से एक्सीडेंट होने वाला होता है वैसे ही वहाँ पर सेओनजे उसे बचाने के लिए आ जाता है और कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही थी, अगर मैंने यहाँ पर आता तो तुमने मर ही जाना था। पर वो तो सेओनजे के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। और हमें सेओनजे का पास का सीन दिखाया जाता है जब वो डिलीवरी का काम करता होता है। वो सॉल के घर पर एक डिलीवरी देने के लिए आता है, तब सॉल ने येलो कलर की अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी। भागते हुए इसकी तरफ आती है और कहने लगती है कि सर ये मेरा पार्सल है। ये कहकर अपना पार्सल पकड़ लेती है और साथ में जो अपने पास वाला अम्ब्रेला होता है वो सेओनजे को दे देती है। वो तो इसके अम्ब्रेला को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, पर सॉल कहने लगते है कि आपको ये अम्ब्रेला एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। आगे आपने मेरे लिए बहुत से बड़े बड़े पार्सल्स भी लेकर आने जो इससे भी ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि आजकल मैं बहुत सी चीजें ऑर्डर करवा रही हूँ। ये कहकर उसको अम्ब्रेला देकर और अपना पार्सल लेने के बाद उसको तो टॉफिस देकर वहाँ से चली जाती। अब ये तो उसकी टॉफिस को देखकर खुश हो रहा होता है। और सेओनजे तो सॉल को पहले से जानता था, जब सॉल ने इसको नोट भी नहीं कभी किया था। वो उसके स्टॉल पर भी आकर उसे देखने लगता और जैसे ही सॉल नींद में गिरने लगती है तो उसके सर के नीचे बाजू भी रख देता है और काफी टाइम तक अपना बाजू उसके नीचे रखता है ताकि उसकी आंख ना खुले, जबकि उसके बाजू में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। पर वो बस उसे देखना चाहता तो उसे हटाना नहीं चाहता था। वैसे ही उसके स्टॉल पर एक कस्टमर आता है तो सॉल
सॉल की दरवाजे से ही आंख खुल जाती है और ये फौरन से अपना बाजू उसके नीचे से हटा लेता है जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब सॉल भी कस्टमर को देखने के बाद इसे जब देखने लगते हो तो ये भी वहाँ से कोई भी चीज उठाकर इससे बाय कर लेता है और अपना नाम भी बता देता है कि मैं कौन हूँ। पर जब वो टेप पर नाम पढ़ता है तो फौरन से घबरा जाता है कि ये मैंने क्या बाय कर लिया, पर फिर भी जल्दी से भागकर वहाँ से चला जाता है। और जिस टाइम पर सॉल पहली बार सियोंजे को आकर मिली थी उस टाइम पर तो सियोंजे को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस लड़की को वो लाइक करता है वो लड़की खुद आकर उसे हक कर रही और उसे इंटरेक्शन कर रही है। और फिर जब सॉल ने इसको रिक्वेस्ट भेजी थी तब ये उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहता था, पर डैड के अचानक आने की वजह से वो रिजेक्ट कर देता है। उसको अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि डैड आपको नॉक करके तो आना चाहिए था। और हमेशा सॉल को वो अपने घर से देखा करता था, पर सॉल को तो इस बात का पता भी नहीं होता था और सॉल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, पर सॉल को तो कुछ पता ही नहीं होता। उसके बैग की जिप खुली देखकर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से बंद भी कर देता है जिससे सॉल को पता न लगे कि मैं उसके पीछे आया हुआ हूँ। पर सॉल तो बस इसी के बारे में बात कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया। और आपकी बार भी सियोंजे बस सॉल को बचाने के लिए पहुंच गया था चाहे उसकी अपनी जान चली जाती। और फ्यूचर के सीन में दिखाया जाता है कि सियोंजे का जो टेबल होता है जिस पर उसका वॉलेट वगैरह पड़ा हुआ था और सॉल की दी हुई चीज भी पड़ी हुई थी, वहीं पर साथ में एक न्यू पिक भी आ जाती है जो सॉल और सियोंजे की होती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट ट्यूसडे को आएगा, तब तक आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। ओके, बाय बाय।